नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल इंटरेक्शन फेस्टिव एपिसोड में है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड इज नन अदर देन सचिन तेंदुलकर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, श्री नीलेश शाह सर। सर, वेलकम टू द शो और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दशहरा and happy Diwali as well, sir. Happy Dasara and happy Diwali to all the viewers of your channel. Thank you so much. And before हम मार्केट्स की तरफ हम बात करने के लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं और यहाँ से लेकर सर आपको क्या लगता है कि द ओनली रीजन द मार्केट इज नॉट करेक्टेड, यहाँ पे एक ग्लोबल सपोर्ट एक मिला हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स है सर आपको ऐसा लगता है कि दैट हैज टेकन मार्केट फ्रॉम अ नेक्स्ट लेवल? और यहाँ से लेकर जब भी हमने लास्ट इंटरेक्ट किया था इन अप्रैल, तभी मार्केट वॉज समवेयर अराउंड 8000 और यहाँ से रफली 10% एक गेन हो चुका है। आपको क्या लगता है सर मार्केट का गोइंग फॉरवर्ड का चाल कैसे रहेगा? इस वक्त हमारी इक्विटी मार्केट में एक त्रिवेणी संगम बन रहा है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जब आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो आपको निर्वाण प्राप्त होता है। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी कुछ तरह का त्रिवेणी संगम बन रहा है। एक है लिक्विडिटी। इस वक्त स्टॉक मार्केट में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, एफआईआई, रिटेल, एचएनआई, ये सारे लोग इक्विटी शेयर्स बटोरने में लगे हैं। तो उनकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइसेस को सपोर्ट कर बैठी है। दूसरी बात, जो सेंटिमेंट इम्प्रूव हो रहे हैं, जीएसटी बिल पास हो गया, जीएसटी की स्टार्टिंग डेट अब 1 अप्रैल होगी ऐसा लग रहा है, तो उसके पीछे एक माहौल बदल गया। बारिश अच्छी हो गई तो अगेन लोगों को एक सुकून मिल गया। तो ये सारी चीज़ों ने सेंटिमेंट इम्प्रूव कर दिया है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो परिबल है वो फंडामेंटल्स का है। कॉर्पोरेट अर्निंग कैसे आएगी? तो हमने देखा है कि पिछले 3 सालों से कॉर्पोरेट अर्निंग स्थगित हो चुकी थी, बट पिछले 3 क्वार्टर से अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ये ग्रीन शूट्स है, अभी भी ये कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बना है, बट लोगों की उम्मीद है कि ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिवाइव हो जाएगी। तो ये फंडामेंटल्स है, अर्निंग्स है, ये मार्केट को बाद में सपोर्ट करेगी और लिक्विडिटी और सेंटिमेंट इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। फैंटास्टिक सर, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको टू बिगिन विथ यू सेड दैट कि यहाँ पे लेके लिक्विडिटी इज अबंडेंट और यहाँ से लेके मार्केट को सपोर्ट ट्रिगर्स भी बहुत सारे हैं। बट अगर हम ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लार्जली देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। जैसे हम देखें तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं, व्हाट इज द सेंस, यूएस फेड मीटिंग भी है यहाँ से लेकर, और ईसीबी का क्यूई बॉन्ड बाइंग का भी एक सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं, एंड यू हैव इटाली का रेफरेंडम। तो ये सारी 4 जो इवेंट्स हैं, अगर ये चारों इवेंट्स अगेंस्ट जाते हैं, अगेंस्ट मार्केट एंटिसिपेशन जाते हैं, वो सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? मेरे हिसाब से यूएस जो इलेक्शन है वहाँ पे लोग इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट इलेक्शन जीतने के बाद क्या स्टेप्स लेते हैं उसके ऊपर मार्केट की रुख दारोबदार होगी। मेरे हिसाब से लोग प्रेसिडेंशियल डिबेट सुन के कोई डिसीजन नहीं लेंगे, प्रेसिडेंशियल एक्शन के ऊपर फ़र्क जरूर पड़ेगा। तो वहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेंगे कि ये लोग इलेक्शन के बाद शायद वैसा नहीं करेंगे जो इलेक्शन के पहले बोल रहे हैं। यूएस फेड रेट मूवमेंट डेफिनेटली हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिबल है। दिसंबर 15 में जब 10 साल के बाद फेड ने रेट हाइक की तो जनवरी और फरवरी में हमारी मार्केट काफ़ी गिरी थी। बट उस वक्त फेड ने कहा था कि 2016 में वो 4 रेट हाइक और करेगी। ऑब्वियसली मार्केट को जो दिसंबर 15 की रेट हाइक थी उससे ज़्यादा ये गाइडेंस कि हम और 4 रेट हाइक करेंगे वो भारी पड़ा था। अब दिसंबर 16 में उम्मीद है कि फेड रेट हाइक करेगा, बट उस रेट हाइक से ज़्यादा वो गाइडेंस क्या देता है उसके ऊपर मार्केट का दारोबदार रहेगा। हमने 2015 में मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे ग्रीस की बदौलत। 2017 में हो सकता है कि हम इटाली की बदौलत वो उतार चढ़ाव देखें, बट जो लोगों ने ग्रीस की बदौलत भारत बेचा था वो आज थोड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अब वो उतना पैनिक नहीं करेंगे। हालांकि इटली ग्रीस से काफ़ी बड़ा है, ग्रीस एक ट्रेलर था, इटली तो एक मूवी बनेगी। बिल्कुल। आज यूरोपियन यूनियन में डेट क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस है, बट उसकी इम्पैक्ट भारत में उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ग्रीस क्राइसिस के समय हुई थी। सो हमें लगता है कि आज भारत की इकोनॉमिक परिस्थिति कुछ इस तरह है कि हम ग्लोबल कंसर्न्स को रीजनेबल तरीके से मिला पाएंगे।
एक और कंसर्न्स जो ग्लोबली हम काउंट करना चाहते हैं वो चाइना की है। चाइना अपने देश का वेटेज MSCI इंडेक्स में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कामयाब होता है तो हमारा वेटेज कम होगा और कुछ हद तक FIIs शायद इंडिया में नया पैसा नहीं लगाएंगे या हो सकता है कि पुराना पैसा भी ले जा सके। सो हमें चाइना के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने जैसे एक और 5th एडिशन किया चाइना का, बट कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म तो है ही। सर, व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अट्रैक्टिंग फंड्स, और यहाँ पे लार्जर ऑप्टिमिज्म बना हुआ है इंडिया ग्रोथ स्टोरी को लेकर, कॉज वी हैव बीन सीइंग लार्जर पार्टिसिपेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक DIIs तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। सर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि दैट आर टेकिंग इंडिया फ्रॉम अ वेरी फेवरेट टूवर्ड्स अ फेवरेट डेस्टिनेशन? सो एक उम्मीद की रैली है। सरकार कुछ इस तरह के स्टेप्स ले रही है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से लोगों में उम्मीद आई है। जैसे आप देखिए LED बल्ब्स, मतलब आप नॉर्मल बल्ब्स जब यूज़ करते हैं तो पावर का वेस्टेज ज़्यादा होता है। अब LED बल्ब्स के यूज़ करने की वजह से आपकी पावर सेविंग्स हो रही है। अब तक सरकार ने लास्ट ईयर 11 करोड़ बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करके 5,500 करोड़ रुपए की सेविंग्स की। टारगेट है 2019 तक 77 करोड़ बल्ब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और उस वजह से 20,000 मेगावाट से ज़्यादा पावर की सेविंग्स होगी। तो ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हमारी इकोनॉमी में हो रही है उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पहले हम लोग कभी जो गुड्स ट्रेन थी उसकी एवरेज स्पीड 24-25 किलोमीटर के आसपास आती है, मतलब मैराथन रनर भी अपनी गुड्स ट्रेन से तेज दौड़ते हैं। अब हम गुड्स ट्रेन चलाते जिसमें टाइम टेबल लगा हुआ है, तो दिल्ली से बेंगलोर का रास्ता गुड्स ट्रेन के में झड़प से कट रहा है, तो लोग जो अपना सामान रोड ट्रांसपोर्ट से यूज़ करते थे उसकी जगह पे रेलवे ट्रांसपोर्ट लेके अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं। ऐसी कई मुहिम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चला रही है जिससे भारत में पहली बार प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, और ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ और इफ़िशियंसी कॉर्पोरेट अर्निंग में बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। सर, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि यहाँ गवर्नमेंट का जो लार्जर इनिशिएटिव है और यहाँ से लेकर पॉजिटिविटी इंडियन इकोनॉमी में, दैट आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच यू हैव हाईलाइटेड एज वेल, बट कन्विक्शन और इंडिया के अंदर आउट परफॉर्मेंस का जो एक सिनेरियो जो बनते हुए आप देख रहे हैं सर, व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर मार्केट्स फ्रॉम हियर ऑन? जैसे सर आपने बताया आपकी इनिशियल स्पीच में, यू सेड अबाउट GST, यू सेड अबाउट मॉनसून, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक नेक्स्ट ट्रिगर्स, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल। सो अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट वेट कर रहा है वो अर्निंग्स का है। आई मीन क्लियरली हमने मार्च 2016 में एक ग्रीन शूट्स देखा, जून 2016 में वो थोड़ा आगे बढ़ा, उम्मीद है कि सितंबर 2016 में भी वो आगे बढ़ेगा, बट फिर दिसंबर 2016 और मार्च 2017 में इसको पौधा बनना है और 2018 में इसको एक झाड़ बनना है, एक वृक्ष बनना है। सो ये फेस्टिवल सीजन में किस तरीके से अर्निंग्स रिकवर होती है, किस तरीके से अर्निंग्स रिबाउंड होती है, उसके ऊपर मार्केट की नज़र लगी है। इसे सिर्फ आने वाले 2017 और 2018 के सारों को कवर नहीं करना है, उसको 13, 14 और 15 के जो अर्निंग स्टेग्नेशन थी उसको भी कवर करना है। तो मार्केट की उम्मीद इस वक्त अर्निंग्स रिकवरी के ऊपर लगी है। फैंटास्टिक। और जैसे सर आपने बताया कि अर्निंग्स रिकवरी के ऊपर लगी हुई है, और यहाँ से लेकर आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है? Q2 अर्निंग्स टू बिगिन विथ कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए थ्रू आउट गोइंग फॉरवर्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एज वेल? टू बिगिन विथ सर, आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स विल डू वेल? सो इस वक्त अगर हम दो थीम देखें तो एक थीम है कंजम्पशन रिलेटेड, दूसरी है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम में आज बहुत मुश्किलें पेश हो रही है। एक तरफ कहीं डेट बर्डन ज़्यादा है, दूसरी तरफ कहीं ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, जबकि कंजम्पशन साइड के ऊपर आज सारे मतलब ग्रह उसकी फेवर में आ रहे हैं। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि अच्छी बारिश की वजह से रूरल इकोनॉमी में रिकवरी होगी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 7th पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के पास तकरीबन हर फैमिली 70 से 80 हज़ार रुपया आएगा, वो लोग खर्चा करेंगे। सो ये सारी चीज़ें कंजम्पशन को बूस्ट करेगी, और हमें लग रहा है कि ये सेकंड क्वार्टर के अंदर
कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स हुए, जैसे ऑटोमोबाइल्स हुआ, Right, sir. प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसीज हुई, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हुई, ऑटो कंपोनेंट्स हुई, वाइट गुड्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, सीमेंट हुई, ये सारे क्षेत्र के अंदर अच्छा सा रिटर्न, अच्छा सा प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए। श्योर सर, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि यहाँ पे कंज्यूमर ड्रिवन जो सेक्टर्स हैं दैट विल बेनिफिट, और यहाँ से लेकर अर्निंग्स का ऑप्टिमिज्म भी बना हुआ है सर। लेकिन जब ये हम लास्ट अप्रैल में बात कर रहे थे तो आपने क्लियर कट वो टाइम पे इंडिकेशन दिया था कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय PSU स्टॉक्स, PSU बैंक स्टॉक्स टू बी प्रिसाइज, और यहाँ से लेकर वी हैव सीन अ लार्ज रन अप in the banking sector as well. Select PSUs has outperformed a lot despite the NPA concerns still there. Sir, लेकिन my question is towards the IT sector. आज जो ब्रेक्सिट के बाद में एक लार्जर कंसर्न जो IT सेक्टर में बना हुआ है, Q2 is a seasonally strong quarter for IT segment, but the market participants are already expecting कि एक बहुत ही खराब क्वार्टर हमने देखने मिल सकता है, एंड इवेंचुअली एक 10 साल के रिकॉर्ड लॉस पर भी हो सकता है ये परफॉर्मेंस। तो सर, इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इनटू IT स्टॉक्स जैसे आपने लास्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था? सो लास्ट टाइम हमने PSU बैंक्स को ट्रेडिंग बाई बताया था, मीडियम टर्म ट्रेडिंग बाई, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए थे। आज IT सेक्टर में कुछ उसी तरह के वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं, बट मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप IT सेक्टर में जंप कर दीजिए। इसके पीछे 2 रीज़न है। IT सेक्टर में आज भारत की जितनी कंपनीज है उनकी ज़्यादातर रेवेन्यू एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये टाइप के काम से आती है। डिजिटल हुआ, गेमिंग हुआ, कंसल्टिंग हुआ या प्रोडक्ट हुआ, उसमें से बहुत कम रेवेन्यू आती है। IT सेक्टर इस क्षेत्र में जा रहा है, डिजिटल, गेमिंग, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस। हमारी बहुत कम IT कंपनीज वहाँ पे कोई एक इम्पैक्ट कर पा रही है। सो मेरे हिसाब से अगर आप IT कंपनीज को देखें और जो कंपनी इस क्षेत्र में निवेश कर रही है और जहाँ पे इनकी रेवेन्यू बढ़ सकती है, उसमें आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, बट एक साथ पैसा आज लगाना मुश्किल होगा। ये सेक्टर कुछ हद तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। All right, okay. So you see अंडर परफॉर्मेंस इन IT सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सर, आपने जैसे IT सेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया, एक और सेक्टर है जो एक लार्जर कंसर्न जो बना हुआ है सिंस द टाइम ऑफ अ न्यू एंट्रेंट, दैट इज रिलायंस जियो की वजह से। बाकी टेलीकॉम सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? और यहाँ पे लेकर जैसे हमने रिसेंटली कंक्लूडेड स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो था, उसमें हमने देखा था रफली अराउंड 65,000 करोड़ का उन्होंने बिड किया था। सर, मूविंग ऑन, कैश क्रंच सिचुएशन में ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे और बैलेंस शीट पर कैसा इम्पैक्ट होगा, एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट सर? हमारे गुजराती में एक कहावत है जिसका भावार्थ कुछ इस तरह होता है कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास का कूचा निकल जाता है। सो टेलीकॉम सेक्टर ऐसा है जहाँ पे 2 नहीं 4 हाथी लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसमें इन्वेस्टर को इस वक्त जाके क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर आपने ऑलरेडी निवेश कर दिया है तो मेंटेन करके रखिए अपनी पोजीशंस, बिकॉज ये बेचने का भाव नहीं है। पर अगर आपको नया निवेश करना है तो एक बार रुकिए, ठहरिए, इन हाथियों को डिसाइड कर ले लीजिए कि वो किस तरह से बंटवारा करेंगे टेलीकॉम सेक्टर का, उसके बाद निवेश करिए। So this is you are recommending wait and watch in telecom sectors as well. Okay. But moving on, we have seen a rate cut लास्ट वीक, और यहाँ से लेकर कितना ऑप्टिमिज्म सर बना हुआ है? यहाँ से लेकर व्हाट्स योर व्यू ऑन रेट्स गोइंग फॉरवर्ड? आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सेकेंड हाफ ऑफ FY17 एज वेल सर? सो डेफिनेटली हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2017 तक RBI शायद एक और रेट कट कर देगी। उस वजह से पॉलिसी रेट्स भी नीचे आएंगे और मार्केट यील्ड्स भी नीचे आएगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली FY17 के बाद अगर सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट टारगेट मेंटेन करती है तो फर्दर रेट कट का मौका खुल जाता है, स्कोप बन जाता है। हमने बात की क्वार्टरली अर्निंग्स की और यहाँ से लेके कौन कौन से सेक्टर्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सर हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने बात की लार्जर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की और आपने बहुत ही सराहा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को, बट सर जॉब क्रिएशन को लेकर आपका क्या व्यू है? कितना सक्षम रही है गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करने में? प्लस यहाँ से लेकर यूपी और पंजाब के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कितना डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज जॉब क्रिएशन? मिक्स एंड मैच करके आपका क्या व्यू है सर? सो हमने देखा है कि जब बिहार इलेक्शन हुआ था और उसमें नतीजे कुछ मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अलग आए थे, तो एक करेक्शन आ गया था।
असम इलेक्शन में अगेन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नतीजे आए तो एक चढ़ाव आ गया था। बिल्कुल। डेफिनेटली यूपी, असम और बिहार दोनों को मिला के भी बड़ा है, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगी उसकी मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकती है। इस वक्त मार्केट यही प्राइस कर रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इस वक्त इख्तियार की है, जिस वजह से देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल। अगर इलेक्शन की वजह से उस पॉलिसीज़ में कोई चेंज होता है, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ बन जाती है, तो ऑब्वियसली मार्केट उसको अलग तरीके से डिस्काउंट करेगा। श्योर सर, आपने जैसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बट लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल जहाँ पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और यूजुअली एक ट्रेंड देखने मिलता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर घर की सफाई भी करते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर आर लार्जर इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो की सफाई की है और उसमें से अच्छे स्टॉक्स तो बाहर कर दिए हैं एंड दे आर सिटिंग ऑन विद ऑल दो स्टॉक्स हु आर जंक और जो जिसमें उनको नुकसान भी है, तो वो आप कैसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज? हमारे त्यौहार है उसमें कहीं ना कहीं एक गुडार्थ रहता है, एक मैसेज रहता है। दिवाली लक्ष्मी जी का त्यौहार है, आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए और उसमें एक प्रथा जुड़ी है कि आप घर की साफ सफाई करिए। एक्चुअली मैसेज ये था कि आप अपने पोर्टफोलियो की साफ सफाई कीजिए। अच्छी चीज़ें पोर्टफोलियो में रखिए, नहीं है तो बाहर से लेके आइए, और बुरी चीज़ें, कचरा है, उसे बाहर फेंक दीजिए। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी की टिप्स सुन के किसी स्टॉक को ले लेते हैं, कहीं पढ़ के कोई म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, और जब तक वो पोर्टफोलियो में पड़ा है उसको हम देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो मेरी रेकमेंडेशन हर व्यूअर से यही रहेगी कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, अपना पोर्टफोलियो दिखाइए और उसकी साफ़ सफाई कराइए। जो कचरा कूड़ा पड़ा है उसको बाहर फेंक दीजिए और जो अच्छी चीज़ें उसको कंटिन्यू करिए, और जो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं उसे आप और लेके आइए। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपकी एसेट एलोकेशन ठीक करिए। कई बार आपने बहुत अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स ले लिए, इक्विटी स्टॉक ले लिए, पर उसमें अगर आपने एलोकेशन सही तरीके से नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं देगा। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से एसेट एलोकेशन की टिप इस दिवाली जरूर लेना। फैंटास्टिक सर, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया एंड होप इस दिवाली देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु क्लीन अप देयर पोर्टफोलियो और यहाँ पे लेकर एक अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाएं और यहाँ से लेकर गोइंग फॉरवर्ड उसमें से रिटर्न्स भी हासिल करें। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल सर। हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली टू योर व्यूअर्स।